बहुत परेशान थी, करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ भूख से रोता हुआ मेरा मासूम बच्चा था, तो दूसरी तरफ भाभी और भाई थे। अब अगर मैं उनके पास गई, उनसे मदद माँगी, तो वो मुझे बातें सुनाएँगे, बिला वजह ज़लील करके रख देंगे। करूँ तो क्या करूँ? कुछ देर तक मैं अपने रोते हुए बच्चे को सँभालने की कोशिश करती रही और फिर वो रोते-रोते वो भूखा ही सो गया था। मैंने इत्मीनान का साँस लिया, उसे जैसे ही लिटाकर पीछे हटी, तो तभी भाभी की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी थी। अरे तुम क्या अपने कमरे में ही बैठ गई हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि शाम होने वाली है? खाना बनाओ, तुम्हारे भैया को मगरिब के बाद खाना खाने की आदत है। अगर खाने में देर होगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। जब से तुम्हारे ज़िम्मे शाम का खाना लगाया है, अक्सर ही खाना लेट हो जाता है और तुम्हारे भाई मुझ पर गुस्सा करते हैं। मगर तुम्हें तो किसी बात का एहसास तक नहीं है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से कमरे से निकल कर आ गई थी कि कहीं मेरी बेटी की आंख ना खुल जाए। भाभी फिक्र मत करें, मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ कर दूँगी। और फिर मैंने जल्दी-जल्दी हाथ-पैर चलाना शुरू कर दिया और खाना बना लिया था और साथ-साथ मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि भाभी को किचन में फैली हुई अबतरी अच्छी नहीं लगती थी। मगर तभी अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से बुखला गई थी। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोरों-शोर से रो रही थी। भाई और भाभी दोनों खाना खा रहे थे। गुस्से में कहने लगे, "एक तो तुम्हारी बेटी वक़्त बेवक़्त रोती रहती है, इसको चुप करवाओ। सुबह का भूखा अब जाकर खाना खा रहा हूँ, मगर सुकून से एक लुक़मा भी इस घर में नसीब नहीं होता।" मैं जल्दी से कमरे में आकर बेटी को बहलाने लगी, मगर वो कहाँ चुप होने का नाम ले रही थी। वो कब की भूखी थी। अब उसके लिए भूख बर्दाश्त करना जैसे नामुमकिन हो गया था। लाचार होकर मैं भाभी के पास गई। भाभी प्लीज़ दूध के लिए पैसे दे दे, मेरी बेटी कब से भूखी है, रोए जा रही है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं जल्दी से इसके लिए करीबी दुकान से दूध लेकर आ जाती हूँ। मेरी बात पर भाभी ने अब रूज खाकर मुझे देखा और फिर भाई की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं इसीलिए कहती थी कि आप अपनी बहन को इस घर में रहने की इजाज़त मत दें, और अगर इस घर में रखा है तो इससे काम भी करवाएं। लोगों के घरों में अगर काम कर लेगी तो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लेगी। हम पर बोझ तो नहीं बनेगी ना। हम पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चों की भी सब ज़रूरतें हैं। अगर हम इसका और इसकी बेटी के ही चौंचले उठाते रहें तो अपने बच्चों की तो सारी ज़रूरियात ही बस से पुश टालनी पड़ेंगी। भाई भी मुझे घूरते हुए देख रहे थे। एक तो तुम बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करती हो, नहीं है हमारे पास पैसे। जो दूध मैं कल लेकर आया था वही बच्ची को पिलाओ। अब बार बार मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। इतना बोलकर फिर से खाना खाने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई घर में जो भी फ्रूट या दूध वगैरह लेकर आते थे उस पर भाभी का ही कब्जा होता था। वो अपने कब्जे में हर चीज़ करके मुझे मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा ही हिस्सा निकाल कर दे दिया करती। ऐसे में उनका रवैया इतना बुरा होता कि सब लेते हुए मुझे शर्म भी आती। मगर अपनी बेटी की वजह से मैं मजबूर थी। जी चाहता था कि किसी के घर में काम करके गुजारा कर लूं, मगर ऐसे में भाई की गैरत जाग जाती थी। उन्हें मेरे साथ नारवा सलूक नज़र नहीं आता था, बल्कि मेरी खामोशी भी गोया किसी ताने की तरह लगती। शायद ये सब कुछ मेरा ही कसूर था, मेरी ही गलती थी। ये सब मेरा मकाफाती अमल था। काश अगर मैं उनकी इज्जत दांव पर ना लगाती तो शायद आज ये सब ना होता। मेरी भी सब लोग कदर करने वाले होते। मगर अब क्या हो सकता था? बीता वक्त तो वापस नहीं आ सकता था। भाई और भाभी के दो टोक इनकार और उनके लहजे की तलखी ने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया था। मैं बोझल कदमों से अपने अंधेरे कमरे में वापस आ गई, जहाँ मेरी मासूम बेटी अब भूख की शिद्दत से दोबारा बिलख रही थी। उसकी हिचकियाँ मेरे कलेजे को ची रही थी। कमरे की दीवारें मुझे काटने को तोड़ रही थी। एक तरफ ममता की तड़प थी और दूसरी तरफ वो बेबसी का जहर में घूंट घूंट पी रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ ना किया तो शायद मेरी बेटी भूख से निढाल होकर दम तोड़ देगी। इस घर में जहाँ मेरा अपना खून बसता था, वहाँ मेरे लिए रहम का एक कतरा भी नहीं था। मायूसी के इस घुप अंधेरे में मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त सहर का ख्याल आया। सहर और मैं स्कूल के ज़माने से साथ थे। अगरचे ज़िंदगी के थप्पड़ों ने हमें दूर कर दिया था, मगर इस वक्त वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से बहते आंसू मोबाइल की स्क्रीन को धुंधा रहे थे। मैंने कँपकँपाते हाथों से उसे मैसेज टाइप किया, "सहर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और मेरे पास दूध देने के लिए एक रुपया भी नहीं है।" भाई और भाभी ने साफ इनकार कर दिया। "मुझे कुछ पैसे भेज दो, मैं जैसे ही मुमकिन हुआ तुम्हें लौटा दूंगी। मुझे पर एहसान करो, मेरी बेटी का दूध ख़त्म हो चुका है, वो मर जाएगी।" मैसेज भेजने के बाद मैंने मोबाइल सीने से लगा लिया और मुआवजे का इंतज़ार करने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रहे थे। चंद ही मिनट गुजरे थे कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने सोचा शहर का फ़ोन है, मगर जैसे ही मैंने कॉल वसूल की, दूसरी तरफ से शहर की बजाय एक भारी और कुरख्त मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। वो आवाज़ किसी अजनबी की थी, जिसमें एक अजीब सा तहक्कुम और पुरअसरारियत थी। उस शख्स ने बगैर किसी तमहीद के कहा, "तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। अगर तुम्हें वाकई अपनी बेटी की फ़िक्र है और पैसे चाहिए तो अभी इसी वक्त घर से बाहर आ जाओ। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँ।" मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, "आप कौन हैं? शहर कहाँ पर है?"
मगर उसने जवाब देने की बजाय सिर्फ इतना कहा, बाहर आओगी तो सब जान जाओगे, वक्त ज़ाय मत करो, और फ़ोन कट किया। मैं गुमसुम खड़ी रह गई, ये क्या हो रहा था? वो मर्दाना आवाज़ किसकी थी? उससे मेरा हाल कैसे मालूम हुआ? मगर बच्ची का रोना अब चीखों में बदल चुका था। ममता खौफ पर गालिब आ गई। मैंने सोचा कि शायद शहर ने किसी को भेजा हो, या शायद ये मेरी आजमाइश का कोई नया रास्ता हो। मैंने चादर ओढ़ी, रोती हुई बच्ची को गोद में लिया और दबे पाँव किचन और सेहन से होती हुई सदर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे जहन में भाई और भाभी का खौफ भी था, लेकिन बच्ची की तड़प ने मुझे निडर बना दिया था। जैसे ही मैंने घर का बड़ा गेट खोला और बाहर कदम रखा, मेरे सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गली में जहां आम तौर पर सन्नाटा होता था, वहां 3-4 बड़ी और चमकती हुई काली गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। उन गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चुंधे आ गई। वो कोई मामूली गाड़ियां नहीं थी, बल्कि शाहाना शान और शौकत की अक्कासी थी। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने सोचा कि मैं किस चक्कर में फंस गई हूँ। मैं पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अचानक मेरे घर का दरवाज़ा दोबारा खुला और मेरे भाई गुस्से में तिलमिलाते हुए बाहर निकल आए। शायद उन्होंने मुझे बाहर निकलते देख लिया था, या वो किसी और काम से बाहर आए थे, मगर मुझे इस हाल में बाहर देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम यहाँ इस वक्त बाहर क्या कर रही हो? वो धाड़े। उनकी आवाज़ में वही पुरानी नफरत और हकारत थी, लेकिन उनकी नसें जब सामने खड़ी इन पुरतरीश गाड़ियों पर पड़ी तो वो भी ठिठक कर रह गया। उसी लम्हे सबसे पहली गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। एक लंबा चौड़ा बावकार मगर हैबतनाक शख्स गाड़ी से बाहर निकला। उसने स्याह सूट पहन रखा था। उसकी शख्सियत से एक अजीब सा रौब टपक रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरी नज़र उसके चेहरे पर, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये तो वो था जिसे मैं बरसों पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी, या यूं कहूँ कि जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अजीरन हुई थी। उसे यहाँ देखकर मेरी रूह कांप उठी। खौफ और हैरत के मारे मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने अपने भाई की तरफ देखा। भाई के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था, और फिर अचानक उनकी आंखें सुर्ख होने लगी। वो गुस्सा जो मुझ पर था, अब एक नामालूम खौफ और दुश्मनी में बदल गया था। भाई ने उस शख्स को देखा और फिर मेरी तरफ। उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हो जिसको उन्होंने ख्वाब में भी गुमान ना किया हो। भाई की आंखों में एक दूसरे से खून उतरा था। वो गुस्से, हैरत और शायद किसी पुराने सदमे की लपेट में थे। फिजा में एक ऐसी संगीन खामोशी छा गई थी कि हवा का गुजरना भी महाल लग रहा था। भाई की नज़रें उस शख्स के चेहरे पर जमी थीं। उस शख्स की नज़रें मुझ पर और मेरी गोद में मौजूद इस मासूम बच्ची पर, जो अब सहम कर खामोश हो चुकी थी। हम तीनों एक ऐसी तकोन में फंस चुके थे जहां हर रास्ता तबाही की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। भाई ने एक दूसरे के मुंह से देखा। उनके लबों पर कुछ अल्फाज आए, मगर वो अधूरे ही रह गए। उस शख्स का चेहरा देखते ही वक्त जैसे थम गया था। बाहर खड़ी नालिशान गाड़ियों की हेडलाइट्स की चुभती हुई रोशनी में मैं उसके अक्स को नहीं, बल्कि अपने जले हुए माजी को देख रही थी। मेरे जहन के पर्दे पर यादों की एक फिल्म चलने लगी। मैं मौजूदा तलखियों से कटकर माजी के इन दिनों में पहुंच गई, जब जिंदगी इतनी बोझल नहीं थी। मुझे याद आया कि मैं अपने अब्बू की कितनी लाडली थी। घर में सबसे छोटी होने के नाते मेरी हर जिद पूरी की जाती। जब मैंने मैट्रिक और कॉलेज मुकम्मल किया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। भाई शुरू से ही कदामत पसंद थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर कदम निकालूं। वो अक्सर अब्बू से कहते, अब्बू इसे घर बिठाएं, पराई बेटी है, कल को किसी के घर जाना है, इसे पढ़ा लिखा कर क्या करना है। मगर अब्बू मेरी आंखों में ख्वाब देखते थे। उन्होंने भाई की शदीद मुखालफत के बावजूद मेरा दाखिला शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया। अम्मी भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर वो भाई के गुस्से से डरती थी। यूनिवर्सिटी के वो इब्तदाई दिन किसी ख्वाब जैसे थे। मैं अपनी दुनिया में मगन थी, लेकिन भाई की नज़रें हमेशा मुझ पर शक की बुनियाद पर जमी रहती। वो अक्सर मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते तो उनकी आंखों में हज़ारों सवाल होते। यूनिवर्सिटी में ही मेरी मुलाकात रमीज़ से हुई। वो एक नहायत अमीर और बासर ख़ानदान का चश्मो चिराग था। वो शुरू से ही मेरे पीछे पड़ गया था। वो मुझे महंगे तोहफ़े देना चाहता था, उससे बात करने के बहाने ढूंढता, मगर मुझे उसकी दौलत की नुमाइश और उसका अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी तवज्जो अपनी ही क्लास के एक दूसरे लड़के की तरफ थी, जो सादा सा था, और मुझे लगता था कि वो मेरा जीवन साथी बनने के लायक है। जब मैंने घर में अपनी इस पसंद का जिक्र किया तो जैसे क़यामत आ गई। भाई आपस से बाहर हो गया। उन्होंने साफ कह दिया, अगर तुमने अपनी पसंद से शादी की तो याद रखना, तुम्हारा इस घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारी इस बेगैरती को कबूल नहीं करूंगा। अब्बू और अम्मी भी खामोश थे। उनके चेहरों पर भी मेरी पसंद के फैसले पर अफसोस था, मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैं मोहब्बत के जाम में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपनों की नाराज़गी की फ़िक्र ना रही। मैंने ज़िद करके अपने पसंद से शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे बाद ही हालात बदलने लगे। मेरे वालिदैन, जो मेरा इकलौता सहारा थे, सदमे और बुढ़ापे की वजह से एक-एक करके मुझे तना छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। मेरा शौहर, जिसके लिए मैंने सब कुछ दाँव पर लगाया था, आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगा। उसके दिल में शक के बीज बोने वाला और कोई नहीं, बल्कि वही रमीज़ था,
जिसे मैंने ठुकराया था। मेरा शौहर मुझे ताने देता, वो कहता, तुम तो इस अमीर लड़के को पसंद करती थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? वो मुझसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता, मुझे ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत देता। मेरी एक छोटी सी बेटी पैदा हुई। मैंने सोचा शायद अब हालात बदल जाएंगे, मगर शक का कैंसर सब कुछ चाट गया। एक दिन उसने मुझे तलाक दे दी और धक्के देकर घर से निकाल दिया। सदमे इतने ज़्यादा थे कि मैं कहीं की ना रही। जब मैं टूट कर भाई के घर आई तो भाभी के तंज़िया जुमलों और भाई की नफ़रत अमेज़ नज़रों ने मेरा इस्तकबाल किया। वो मुझे अक्सर कहते, यही दिन देखने के लिए तुमने हमारी इज़्ज़त नीलाम की थी, अब यहाँ बोझ बनकर पड़ी रहो। आज जब मैंने शहर को मैसेज करना चाहा तो परेशानी और आंसुओं की वजह से मेरा हाथ लर्ज़ किया और वो मैसेज शहर की बजाय रमीज़ के पुराने नंबर पर चला गया, जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कहीं दब गया था। रमीज़, जो बरसों से शायद इसी लम्हे के इंतज़ार में था, फ़ौरन हरकत में आया। उसने कॉल की तो मैं डर गई, मगर जब वो सामने आया तो उसने मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कभी तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा था, मगर तुम्हारी खुशी की खातिर पीछे हट गया। तुम्हारी तलाक में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसने मुझे अपनी मोहब्बत और सच्चाई का यकीन दिलाया। वो पहले से भी ज़्यादा बासर लग रहा था। मेरी बेबसी और बेटी की तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस पर यकीन कर लूँ। भाई, जो मुझे देखकर आग बगोला हो रहे थे, जब उन्हें पता चला कि ये वही रमीज़ है जो इतना अमीर है और अब मुझसे निकाह करना चाहता है, तो उनका रवैया अजीब सा हो गया। वो अभी मुझसे नाराज़ थे, मगर शायद मेरी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सादगी से मेरा निकाह रमीज़ से कर दिया। उन्होंने हकारत से मुझसे कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, आज के बाद इस घर का रुख मत करना। शादी के फ़ौरन बाद जब मैं रमीज़ के साथ उसकी आलीशान गाड़ी में बैठी तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो इंसान जिसे मैंने बरसों पहले ठुकराया था, जिसे मैं अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार समझती थी, वो इतना बुरा नहीं था जितना मैं उसे समझ लिया था। उसके लहजे में अब वो पुरानी शोखी नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव उससे जीतगी थी। वो बदल गया था। उसने मेरी बेटी को जिस तरह अपनी गोद में लिया, उस समय मुझे महसूस हुआ कि शायद कुदरत मुझे एक और मौका दे रही है। लेकिन अब जब मैं उसके सामने खड़ी थी और भाई की आंखों में वो खून उतरा हुआ देख रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अंजाम की शुरुआत है या किसी नई मुसीबत का आगाज़। भाई की नज़रें रमीज़ पर जमी हुई थी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो या शायद कोई और पुराना बदला उनके ज़हन में गर्दिश कर रहा हो। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। भाई का गुस्सा और अमीज़ का ये अचानक ज़ाहिर होना मेरे लिए एक ऐसा मौमा बन गया था जिसका हल फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। भाई और अमीज़ के दरमियान छाई हुई वो हैबतनाक खामोशी बिलाखिर टूट गई। फ़िज़ा में तनाव इतना ज़्यादा था कि लगता था ज़रा सी जंबिश भी किसी बड़े धमाके का सबब बन जाएगी। भाई की आंखें, जो गुस्से और हैरत से पहले ही सुर्ख थी, अब रमीज़ के पुरसकून और बावकार चेहरे पर गड़ी हुई थी। भाई ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी मुठ्ठियां भींजी हुई थी और आवाज़ में एक लहजा था जो गुस्से से ज़्यादा सदमे की अलामत था। तो तुम हो वो? भाई के हलक से निकलने वाले ये अल्फाज जैसे किसी पुरानी दुश्मनी की राख को रेत रहे थे। तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तमाशा लगा रखा है ये गाड़ियों का, इस औरत का? उन्होंने मेरी तरफ एक नफरत भरा इशारा किया। रमीज़ ने बड़ी संजीदगी और तहमत से भाई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही वो पुरानी शोखी जो यूनिवर्सिटी के दिनों में हुआ करती थी। उसने धीमे मगर दबंग लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया सरफराज साहब। मैं यहाँ अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेने आया हूँ। वो रिश्ता जो आपकी नज़र में शायद बोझ है, वो मेरे लिए मेरी पूरी कायनात है। भाई का रंग गुस्से में मजीद काला पड़ गया। बीवी? कैसी बीवी? तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। तुम्हारी वजह से इसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की। तुम्हारी ही वजह से इसका घर उजड़ा और अब तुम किस मुंह से इसे अपनी बीवी कह रहे हो? भाई की आवाज़ अब गली के सन्नाटे को चीर रही थी। रमीज़ ने एक ठंडी आह भरी और मेरी बेटी की तरफ देखा जो अब उसके बाजुओं में सुकून से सर टिकाए सो रही थी। सरफराज साहब, सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखाई देता है। उसकी ज़िंदगी मैंने नहीं बल्कि इसके साबका शौहर के शक और आपकी बेहिस्सी ने बर्बाद की थी। मैंने इसे हमेशा चाहा था और आज जब खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं इसकी और इसकी बच्ची की हिफाजत कर सकूं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने इसका निकाह मेरे साथ पढ़वा दिया है, अब कानूनी और शरई तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है। भाभी भी अब तक दरवाजे पर आ चुकी थी। उनके चेहरे पर हसद और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। वो काली चमकती गाड़ियां देखकर शायद अपनी औकात भूल गई थी। उन्होंने भाई के कान में कुछ फुसफुसाया, शायद वो इन गाड़ियों और रमीज़ की दौलत से मरूब हो रही थी, या फिर भाई को इस बात पर वर्गला रही थी कि मैंने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। भाई का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। ले जाओ इसे, भाई ने अचानक धाड़ कर कहा। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। हमें ना तो इसकी ज़रूरत है और ना तुम्हारे इस दिखावे की। लेकिन याद रखना, अगर इस बार इसके साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई की आंखों में अब भी वो खून उतरा हुआ वाला मंजर बाकी था, मगर उनके लहजे में एक अजीब सी शिकस्त खुर्दगी थी। वो अपनी बहन की तकलीफ से ज़्यादा अपनी अना के टूटने पर परेशान थे। रमीज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने निहायत एहतराम से मुझे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया।
मैं जवाब तक एक बुत की तरह खड़ी ये सब देख रही थी। बोझल कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने आखिरी बार अपने भाई के घर की तरफ देखा। वो घर जो कभी मेरा मान था, आज मेरे लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। गाड़ी जैसे ही रवाना हुई, रमीज़ ने मेरा हाथ थामा। उसका हाथ गर्म और मजबूत था, जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास दिलाया जो बरसों से मफ़क़ूद था। परेशान मत हो, उसने नरमी से कहा। अब तुम महफूज हो। तुम्हारी बेटी को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा और तुम्हें अब किसी की झड़कियाँ नहीं सुननी पड़ेंगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियाँ तेज़ी से पीछे छूट रही थी। मेरा माजी, मेरी महरूमियाँ और भाई की वो सुर्ख आँखें अब एक धुंधला सा ख्वाब बनती जा रही थी। मगर मेरे दिल में एक सवाल अब भी सर उठा रहा था। क्या रमीज़ वाक़ई बदल गया है? क्या ये शहाना ज़िंदगी मेरी इन तमाम तकलीफ़ों का मदावा बन सकेगी जो मैंने सही थी? गाड़ी अब तक एक बहुत बड़े महल नुमा घर के सामने रुक रही थी। ये रमीज़ का घर था। वहाँ का माहौल भाई के तंगो-तरीक घर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ मुलाज़मीन उस्ताद खड़े थे। रमीज़ ने बच्ची को खुद अपनी गोद में लिया और मुझे साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंज़र देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ हर चीज़ मेरी पसंद के मुताबिक सजी हुई थी, जैसे रमीज़ ने बरसों से इस दिन की तैयारी कर रखी हो। उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर कहा, ये तुम्हारा और बच्ची का कमरा है, जहाँ वो हर चीज़ मौजूद है जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश की थी। मैंने बेटी को बेड पर लिटाया और कहा, रमीज़ ये सब मेरे लिए ख्वाब जैसा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने सहर के फ़ोन पर मुझे जवाब क्यों दिया? रमीज़ मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दुख और सच्चाई दोनों थी। सहर मेरी कज़न है, उसने इंकशाफ किया। मैंने ही उसे कहा था कि वो तुम्हारे साथ राब्ते में रहे, ताकि मैं दूर रहकर भी तुम्हारी खबर रख सकूँ। मुझे मालूम था कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारे साथ कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और तलाक के बाद भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें किस हाल में रखेंगे। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो क्या मेरा शहर को मैसेज करना कोई इत्तेफाक नहीं था? क्या ये सब कुछ पहले से तयशुदा था? मैंने रमीज़ के चेहरे को गौर से देखा। वहाँ मुझे वो इंसान नज़र आ रहा था जिसने खामोशी से बरसों मेरी हिफाजत की थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू गम के नहीं बल्कि उस सुकून के थे जो एक तवील सफ़र के बाद मंजिल मिलने पर मिलता है। भाई का वो गुस्सा, वो सुर्ख आंखें अब मुझे खौफज़दा नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी तकदीर हमें वहाँ ले जाती है, जहाँ हम कभी जाना नहीं चाहते थे, ताकि हमें वो मिल सके जिसके हम असल में हकदार हैं।